Yes, good evening, all of you. Okay, so basically लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. बराबर. तो क्या क्या देखा था हमने एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर, बताओ. दो तीन एप्लीकेशंस हमने देखे थे. तो उसमें सबसे पहला जो है वो है द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ करंट कंट्रोलर. करेक्ट है. करंट को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है. तो उसमें इस टाइप का रियोस्टेट होता है. तो इस रियोस्टेट का जो दो टर्मिनल्स है, तो वो हम इस तरह से दे देते हैं. एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो इस तरह से कनेक्ट करते हैं एक एंड पॉइंट की तरफ. और दूसरा यहाँ पे कोई कोई भी इंस्ट्रूमेंट या जो बल्ब हमको यूज करना है वो हम यूज करते हैं. और दूसरा जो टर्मिनल है वो स्लाइडर को देते हैं. देखो ऐसे ये स्लाइडर को हमने दे दिया. करेक्ट है. तो इससे क्या होता है, देखो से कि ये स्लाइडर जैसे ही हम आगे पीछे मूव करते हैं तो इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस चेंज होता है. और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से जो रेओस्टेट है तो उसके अंदर करंट जो है वो कम कम ज़्यादा होता है. तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही करंट डिपेंड करता है. और उसकी वजह से ये बल्ब जो है वो लेस ब्राइट एंड मोर ब्राइट ग्लो होता हुआ हमको दिखता है. That means we can use this potentiometer as a variable resistance. देखो ठीक से वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सबसे पहला उसका यूज है पोटेंशियोमीटर का. दूसरा यूज देखो क्या है. सपोज ये सेम पोटेंशियोमीटर हमारे पास है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो हम कनेक्ट कर देंगे एक एंड पॉइंट को, और निगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे. और यहाँ पे आउटपुट जो हम लेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल को कॉमन रखेंगे और यहाँ पे एक बल्ब यूज करेंगे. ये देखो यहाँ से हम कॉमन यूज करेंगे और यहाँ पे एक बल्ब यूज करेंगे जो कि जिसका दूसरा जो टर्मिनल है वो हम यहाँ पे स्लाइडर को अटैच करेंगे. ये देखो स्लाइडर. तो जैसे हम ये आगे पीछे मूव करेंगे इसको, तो इसके अंदर का जो वोल्टेज है तो वो वोल्टेज चेंज होगा. सो वी कैन यूज दिस पोटेंशियोमीटर एज अ डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर. तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. तो दिस इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट. ठीक है. तो ये दूसरा इसका एडवांटेज है. और तीसरा एडवांटेज जो है, मतलब तीसरा जो एप्लीकेशन है रेओस्टेट का, तो वो ये है कि देखो अगर सपोज हमने ये जो स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर मतलब ये सपोज रियोस्टेट है, उसको हमने एक बैटरी के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा है ऑलरेडी. ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से कनेक्ट करके रखा है. और अगर ये जो स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर यहाँ पे यूज कर रहे हैं. और ये स्लाइडर के साथ कोई भी हम अगर मूवेबल पार्ट अगर कनेक्ट कर देंगे, ये देखो कोई भी व्हीकल का मूवेबल पार्ट या कोई भी व्हील अगर जो है, तो वो व्हील अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो स्लाइडर है तो इसके मोशन की वजह से आगे पीछे घूमेगा, मूव करेगा. और उसकी वजह से इसके आउटपुट में जो वोल्टेज है तो वो भी वेरी करेगा. तो आउटपुट का वोल्टेज वेरी करने के लिए ये जो है हम ये स्लाइडर का यूज कर रहे हैं. और स्लाइडर का जो मूवमेंट है वो हम दूसरे किसी मतलब जो दूसरा किसी जो व्हीकल का कोई भी हिलता हुआ पुर्जा है, हिलने वाला जो है कोई भी एक ये है पुर्जा है, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस हिलने वाले पुर्जे के मोशन का एक तरह से फंक्शन बन जाए. तो मतलब हम इसको एज अ सेंसर भी यूज कर सकते हैं. मतलब जैसे ही मोशन होगा तो वो मोशन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा. तो उसकी वजह से वो एज अ सेंसर करके काम करेगा. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. सो दिस इज द यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. अच्छा, अभी हम देखते हैं कि बचपन से मतलब एट्थ या नाइन्थ स्टैंडर्ड से हम
एक वोल्ट मीटर करके यूज करते आ रहे हैं। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा, इस टाइप का उसके ऊपर मार्किंग होता है, ये स्केल होता है इस तरह से, और उसके अंदर एक पॉइंटर होता है। ये इस टाइप का एक ग्लास का बना हुआ डिवाइस होता है, और ये पॉइंटर बनता है। और ये पॉइंटर जो है वो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा, अगर सपोज यहाँ पे हम कोई भी एक बैटरी अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, तो उसकी वजह से ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा इस तरह से। दिस पॉइंटर विल जस्ट शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन अप टू दिस पॉइंट हियर। So in this way, we can see clearly that the pointer will get shifted in this direction. तो इस टाइप का ये जो वोल्ट मीटर इसको बोलते हैं, वोल्ट मीटर, जो कि हम करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बराबर है। तो ये वोल्ट मीटर अगर हम यूज करेंगे तो, और ये पोटेंशियोमीटर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अभी, दोनों का काम तो एक ही है। देखो ठीक से, दोनों का काम एक है। एक ये जो वोल्ट मीटर है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और पोटेंशियोमीटर जो है वो भी एक्चुअली वोल्टेज ही मेजर करता है। लेकिन दोनों में से अगर देखो ठीक से, तो दोनों में से फर्क क्या है, कौन ज्यादा अच्छा है, किसका एडवांटेज क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एक बार फटाफट। ओके, तो देखो ये भी ठीक से, तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, इन दोनों में किसका एडवांटेज क्या है और किसका डिसएडवांटेज क्या है, वो हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे फटाफट अभी। तो देखो जहाँ तक पोटेंशियोमीटर का सवाल है, तो देखो ठीक से, तो सबसे पहली बात यह है कि पोटेंशियोमीटर का एक्यूरेसी बढ़ाया जा सकता है। देखो, एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड एज वी वांट। जितना चाहिए उतना हम एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक सपोज पोटेंशियोमीटर हमारे पास है, वो हमने बनाया, और उसके लिए हमने एक ये सिंपल सा वायर यूज किया। उसी के बदले अगर हमने एक दूसरा पोटेंशियोमीटर बनाया जिसमें ये वायर जो है वो थोड़ा लंबा वाला वायर यूज किया, ये देखो ऐसे, तो जितना हम लंबा वाला वायर यूज करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। इवन और भी ज्यादा लंबा वायर हम यूज कर सकते हैं आराम से। तो देखो सपोज ये एक पोटेंशियोमीटर हमने यूज किया, जो इसका जो वायर है वो और ज्यादा फोल्ड हमने किए इस तरह से। जितने फोल्ड्स बढ़ते जाएंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो जितना हम वायर ज्यादा यूज करेंगे, लंबा वाला वायर यूज करेंगे, उतना एक्यूरेसी उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना कम होगा। अगर मान लो ये वायर का लेंथ है 10 मीटर, बराबर, 10 मीटर का वायर, और उसके अंदर समझो हमने 5 वोल्ट अगर लगा दिया, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया बताओ, 1 मीटर में कितना ये होने वाला है, तो 0.5 वोल्ट पर मीटर, ये उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया इस केस में। तो मिनिमम कितना वो मेजर कर सकता है, 0.5 वोल्ट मेजर कर सकता है। चलो ठीक है, लेकिन अगर वही हमने ये वायर जो है वो अगर मान लो कि 50 मीटर का वायर लगा दिया, 50 मीटर, और सेम बैटरी अगर यूज किया 5 वोल्ट का, तो उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया देखो, 5/50, मतलब वो 0.1 वोल्ट पर मीटर हो गया, जो कि बहुत कम है। और इससे भी आगे जाके हम देख सकते हैं, अगर हमने वही 5 वोल्ट जो है वोल्टेज, अगर और ज्यादा बड़ा वाला वायर जो है 100 मीटर वाले लंबे वायर के अक्रॉस अगर यूज कर दिया, तो उस केस में देखा जा सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट विल स्टिल डिक्रीज्ड। तो 5/100 कितना हो गया वो, तो 0.05 वोल्ट पर मीटर। इतना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हमको मिल सकता है अगर हम वायर उतना सफिशिएंट लॉन्ग यूज करेंगे तो। सो सबसे पहली बात यह है कि बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, द accuracy or sensitivity of the potentiometer can be increased, but this is not the case in the voltmeter। तो वोल्टमीटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। वोल्टमीटर का जो एक्यूरेसी है तो वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, वो कांस्टेंट होता है। एक्यूरेसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, नो डाउट।
बट एट द सेम टाइम ये जो है एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। जितना जितना हम चाहिए उतना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहिए उतना, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इंडिफिनिटली। बट वोल्टमीटर के अंदर वैसा नहीं है। वोल्टमीटर का जो एक्यूरेसी है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, वो हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, एक बात याद रखो ठीक से। दूसरी बात ये आ जाती है कि वोल्टमीटर का जो एडवांटेज ये है कि इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब क्या, किधर भी लेके जा सकते हैं। देखो ठीक से, ये जिधर चाहिए उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है इट इज नॉट अ पोर्टेबल, मतलब किधर भी लेके नहीं जा सकते, वो उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो जो वोल्ट पोटेंशियोमीटर जो है, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट अ पोर्टेबल, मतलब कैरी करने के लिए इजी नहीं है, वो कैरी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर उस मामले में हम देख सकते हैं कि इट इज अ पोर्टेबल, मतलब वी कैन कैरी इट एंड टेक इट ओवर एनीवेयर वेर एवर वी वांट। जब जहाँ चाहिए वहां पे हम उसको लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स इट इज पोर्टेबल, बट दिस इज नॉट पोर्टेबल। ओके, ये बात याद रखो ठीक से। और तीसरी बात ये है कि स्मॉल वोल्टेजेस कैन बी मेजर्ड ओनली यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर यूज करके हम बहुत स्मॉल स्मॉल वोल्टेजेस जो है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं आराम से, जो कि वोल्टमीटर से नहीं कर सकते। क्योंकि वोल्टमीटर के अंदर ये जो इस टाइप का पैनल होता है, ये विंडो होता है, यहाँ पे ग्रेडिंग होता है, पूरा वायर्स होते हैं, सॉरी मार्किंग होते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो इसमें से निकलता है विंडो में से। ठीक है, अभी सपोज हमने अगर बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस अगर इससे यूज करने के लिए ट्राई किया, तो ये उससे उस छोटे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये पॉइंटर हिलेगा भी नहीं, या हिलेगा भी तो इतना कम हिलेगा कि जिसके वजह से उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टमीटर के अंदर बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंसेस हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो पोटेंशियोमीटर से हम बहुत इफेक्टिवली या इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझने जैसी, कि using the potentiometer we can find out the small potential differences easily, but which cannot be done by this voltmeter। और एक बात यहाँ पे है कि EMF जो है, EMF किसी भी सेल का जो EMF होता है, तो सेल का EMF मेजर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर से। तो देखो ठीक से, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, बट वेयर एज voltmeter can never be used to find out the EMF of a cell। What this voltmeter can measure is voltage only। तो ये वोल्टेज ही मेजर करेगा सिर्फ, नो डाउट। बट EMF जो है, EMF मेजर करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, और वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द EMF, but voltmeter can measure voltages only, and that's why that is a limitation of voltmeter, which is the benefit or plus point of potentiometer। And one more thing, the internal resistance of a cell can be measured using this potentiometer। तो पोटेंशियोमीटर यूज करके हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जो कि वोल्टमीटर से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वोल्टमीटर यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते सेल का। तो इसलिए ये जो कुछ बातें हैं वो हमको याद रखनी है एज अ difference points between potentiometer and voltmeter, remember। Now we have to go to the next concept in this chapter, which is almost the second last concept in this chapter। तो इस चैप्टर के अंदर हमको देखना है कि वोल्टमीटर और एमीटर बनते ही कैसे हैं। ठीक है, सो वी कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर। तो एमीटर कैसे बनाया जाता है वो हमको देखना है। देखो अभी ठीक से, ये जो हमने अभी देखा कि ये जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर के इधर यहाँ पे मार्किंग होता है, एक सर्कुलर स्केल हुआ करता है यहाँ पे। सपोज कि ये जो एमीटर है, या एमीटर मिनिमम करंट जो मेजर कर सकता है वो है 0 एम्पियर, और मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है वो है सपोज 10 एम्पियर। ठीक है, तो जब वो उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता हो रहा होगा, तो उस समय वो 0 एम्पियर दिखाएगा।
और जब फुल करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो वो 10 एम्पियर दिखाएगा। ठीक है, तो ये दो पोजीशंस के अंदर वो उसका जो पॉइंटर है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें देखो, ये जो एमीटर है 0 से लेके 10 तक करंट मेजर कर सकता है, नो डाउट। तो 0 से 10 ये क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। रेंज, इसको बोलेंगे रेंज ऑफ एमीटर, जिसमें minimum current that can be measured by this ammeter is going to be 0 ampere, and the maximum current that can be measured by this ammeter is going to be 10 ampere. So जो भी maximum current वो measure कर सकता है तो उसको range हम बोलते हैं, और उसको हमेशा IG से denote करते हैं। IG मतलब क्या, the maximum current that can be measured by the volt galvanometer और volt ammeter। तो बेसिकली ये जो एमीटर है, इसके दो डिसएडवांटेजेस है। एक बात ये है कि अभी इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये तो पता होगा आपको। जब भी हमको इसको मेजर करना होता है करंट को, तो अगर मान लो कि ये जो सर्किट है, ये सपोज बैटरी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमको मेजर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसको सर्किट में सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं और इस तरह से लगा देते हैं। तो अभी सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है ना, कि इसका एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है, जो समझो जी है सपोज, तो वो भी तो यहाँ पे प्ले करेगा। तो ये रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअली, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और वो ऐड होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और जो करंट फ्लो होने वाला है इस सर्किट के अंदर वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देके दिखा सकता हूँ। अगर मान लो 60 वोल्ट ये एक सपोज बैटरी है, और मान लो उसके आसपास अक्रॉस हमने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा के रखा है। देखो ठीक से 5 ओम, ठीक है। और अभी सपोज हमने, जैसे ही हमने ये गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, जब तक ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नहीं है, सपोज गैल्वेनोमीटर है ही नहीं यहाँ पे, तो उस केस में इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, क्या समझते हो? तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 5 ओम, मतलब कितना हो गया वो, 12 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये 12 एम्पियर करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इस करंट को मेजर करने के लिए ये वोल्टमीटर यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, चलो एमीटर यूज करेंगे, तो ये एमीटर हमने यहाँ पे लगा दिया, ये एमीटर लग गया देखो। तो अभी इस एमीटर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अगर हम देखेंगे, तो अभी सपोज इस एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो अगर मान लो 1 ओम भी अगर हो, तो भी वो 1 ओम जो है वो इस 5 ओम के अंदर ऐड हो जाएगा जरूर। और ये 5 ओम प्लस 1 ओम कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बिकम एक्चुअली 6 ओम, एंड दैट 6 ओम विल एक्सट्रैक्ट अ करंट ऑफ 10 एम्पियर ओनली फ्रॉम दिस 60 वोल्ट बैटरी। तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, करंट कितना फ्लो होगा इसमें से, तो 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओम, दैट इज 10 एम्पियर ओनली। तो ये 10 एम्पियर जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो होगा, और वही ये एमीटर मेजर करेगा। बिल्कुल, इसका मतलब एमीटर ने क्या किया, करंट को चेंज करके फिर मेजर किया। दैट इज नॉट सपोज टू बी डन बाय द एमीटर, बिकॉज एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट which measures the current, not the change the current. It is not supposed to change the current. अगर एमीटर खुद ही अगर करंट चेंज करने लग गया और चेंज करके फिर मेजर करने लग गया, तो उस एमीटर का फायदा ही क्या है, ठीक है नहीं? क्योंकि एमीटर ने, आइडियल एमीटर ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेजर करे, चेंज न करे। चेंज करके फिर मेजर करेंगे तो फिर तो वो एमीटर हुआ ही नहीं। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि एमीटर का जो खुद का रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर ऐड हो जाता है। और जैसे ही ये सर्किट के अंदर एमीटर का रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो उसके कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सर्किट का। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण जो करंट पहले फ्लो हो रहा था वो अभी फ्लो नहीं होता है, बल्कि थोड़ा कम करंट फ्लो होता है। इसका मतलब एमीटर कनेक्ट करने से करंट कम हो जाता है, और वो जो कम किया हुआ करंट है वही वो एमीटर मेजर करता है। तो इससे पता चलता है कि एमीटर जो है वो करंट को चेंज करके फिर मेजर करता है। सो ये प्रॉब्लम्स को से छुटने के लिए आइडियल एमीटर कैसा होना चाहिए, आइडियल एमीटर शुड बी सच दैट इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी 0।
देखो ठीक से 1 ओम भी नहीं होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस, आइडियली इट शुड बी 0। इतना कम होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस जो उसको लगाने या न लगाने से करंट में कोई फर्क न पड़े। अगर करंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है जरूरी है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम रहे, मतलब 0 रहे। तो ऐसे केस में हम ये देख रेजिस्टेंस होना ये आइडियल एमीटर का एक्सपेक्टेशन है, याद रखेगा ठीक से। और इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि एमीटर का जो आइडियल एमीटर उसको बोलते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। और दूसरी बात ये भी तो है ना कि अभी देखो, अगर सपोज ये 0 से लेके 10 एम्पियर तक ये करंट मेजर कर रहा है, ठीक है, नो डाउट। बट अगर हमको सपोज पता है कि किसी सर्किट के अंदर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट जाने वाला है, जा रहा है ऑलरेडी, तो वो करंट हम कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि इसका तो मैक्सिमम पॉइंट 10 एम्पियर तक ही है, 10 एम्पियर इतना ही करंट वो मेजर कर सकता है मैक्सिमम। और उससे ज्यादा अगर करंट हमको मेजर करना है तो वी कैनॉट डू इट बाय यूजिंग दिस एमीटर। तो उसके लिए भी हमको कुछ सेपरेट अरेंजमेंट करके रखने की जरूरत है। तो दैट अरेंजमेंट इज डन इन केस ऑफ दिस एमीटर बाय यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस। तो देखो ठीक से, कोई भी एक एमीटर जो होता है, तो इस एमीटर के अंदर एमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। और वो शंट रेजिस्टेंस यूज करके ही हम क्या करते हैं कि जो एमीटर है, तो एमीटर का रेंज बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक एमीटर है जो सपोज कि 0 से लेके 10 तक करंट आराम से खुद ही मेजर कर लेता है। ये सपोज एमीटर है, इसका रेंज है 0 to 10। ओके, तो 0 से लेके 10 तक का जो रेंज करंट है वो ये एमीटर खुद ही मेजर करेगा, नो डाउट। बट अभी अगर सपोज हमको एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है जिसमें ऑलरेडी करंट 10 से ज्यादा जा रहा है, मतलब अगर सपोज 100 तक वो उसको हमको मेजर कराना है, 100 तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये जो एमीटर है जिसका 0 to 10 ये रेंज है, तो उसको हम कनेक्ट कर देंगे और उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये देखो, सपोज ये जी मतलब एमीटर है और उसको हमने इस तरह कनेक्ट किया है यहाँ पे, बट उसके पैरेलल में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा के रख देंगे जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो उसका वैल्यू ऐसा होगा ताकि इसमें से अगर 100 एम्पियर करंट अगर एंटर करे, तो इस 100 एम्पियर में से सिर्फ 10 एम्पियर जो करंट है वो इस तरफ पास हो जाए। ठीक है, 10 एम्पियर करंट इस तरफ जाएगा और जो 90 एम्पियर करंट जो है वो इस तरफ चला जाएगा, शंट रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा। इससे क्या होगा देखो ठीक से, कि ये जो गैलोमीटर है, तो इस गैलोमीटर के अंदर का जो करंट है वो 10 एम्पियर से ज्यादा जाएगा ही नहीं। बट मेन करंट, मेन ब्रांच में करंट कितना जा रहा है? 100 एम्पियर का जा रहा है। तो वो 100 एम्पियर, ठीक है। तो देखो ठीक से, हमने क्या किया कि 100 एम्पियर तक का करंट मेजर करने के लिए हमने इस 10 एम्पियर वाली रेंज वाले गैलोमीटर के या एमीटर के सीरीज में हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जो अगर ये 100 एम्पियर जब करंट इसमें से आएगा तो उसमें से सिर्फ 10 एम्पियर करंट अलाउ करेगा इस गैलोमीटर में से पास होने के लिए, और बचा हुआ जो 90 एम्पियर करंट है वो ये शंट रेजिस्टेंस के अंदर से पास करेगा, जिससे गैलोमीटर जो है वो डैमेज नहीं होगा। मतलब ये जो एमीटर हमको यहाँ पे डैमेज होने के जो चांस था वो नहीं होगा, एंड स्टिल वी कैन मेजर दिस करंट अप टू 100 एम्पियर। अच्छा, अभी देखो, अगर हमने इसका मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बन गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन, this combination will be called as the emitter of range 0 to 100 ampere. That means we have an emitter now which can measure the current from 0 to 100 ampere in this way. तो अगर सपोज हमको और एक एमीटर बनाना है जो सपोज 0 से 1000 तक एम्पियर का करंट हमको मेजर करना है उससे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम एमीटर यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस जो शंट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ चेंज करेंगे। देखो, सपोज ये शंट रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया है वो और कम रखेंगे, इतना कम रखेंगे ताकि जब 1000 एम्पियर करंट इसमें इंटर करेगा, मेन ब्रांच में इंटर करेगा, सपोज 1000 एम्पियर करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है,
तो वो स्प्लिट होके दो पार्ट्स में बटेगा, और जिसमें से एक पार्ट जो रहेगा वो 10 एम्पियर रहेगा, जो गैलोमीटर में से पास होगा, जिससे गैलोमीटर का भी डैमेज नहीं होगा। और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो 990 एम्पियर यहाँ पे पास होगा शंट रेजिस्टेंस के अंदर से। तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है ना, कि देखो 1000 एम्पियर का जो करंट है वो दो पार्ट्स में बटेगा, जिसमें से 10 एम्पियर मतलब जो मैक्सिमम करंट यहाँ पे गैलोमीटर में से पास हो सकता है, जो वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है, तो उतना करंट जो है गैलोमीटर में से पास हो जाएगा। और बचा हुआ जो करंट है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा। तो शंट रेजिस्टेंस हम इसी के लिए लगाते हैं, नहीं तो अगर सपोज हमने शंट रेजिस्टेंस नहीं लगाया रहता तो क्या होता कि ये 1000 एम्पियर का जो पूरा का पूरा करंट है वो इस गैलोमीटर में से पास होता, जिसकी वजह से गैलोमीटर डैमेज हो सकता था। But we have connected a shunt resistance in parallel to the galvanometer, so that only 10 ampere current will pass through this shunt resistance, and remaining 990 ampere current will pass through this, 10 ampere current will pass through the galvanometer, and remaining 990 ampere current will pass through this shunt resistance in this way. So in general what we can say is, in general, if suppose we have a galvanometer whose maximum value of current that can be measured by it is Ig, and suppose its resistance is G, then we want to suppose construct a ammeter which can measure up to the current up to I. तो I तक अगर करंट मेजर करने के लिए उसको हमको यूज करना है, तो let us consider this as a shunt resistance here, which is connected in parallel with this galvanometer, so that this current I will just get split up in two parts, and this current will just get split up into parts. One of them will be Ig and remaining current will be Is. Is मतलब Is means the current flowing through shunt resistance, remember. तो ये जो करंट है, तो ये इस टाइप का जो शंट रेजिस्टेंस है, तो वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम ये जो गैलोमीटर है उसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकेंगे, जो आई तक का करंट मेजर कर सकता है। तो उसके लिए ये हमको यूज करना पड़ेगा कि ये जो इन दोनों के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूरे ब्रांच के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाले ब्रांच के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाली ब्रांच के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस हमको इक्वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम वो करेंगे तो वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस galvanometer must be exactly same as the potential difference across shunt resistance, so that we can say that potential difference across galvanometer is okay। तो हम देख सकते हैं कि potential difference across galvanometer must be exactly equal to the potential difference across this shunt resistance. So we can say that potential difference across galvanometer is Ig into G, which is actually going to be equal to the potential difference across shunt resistance, which is going to be Is into S, right? So that we say this will be Ig into G is equal to, अब यहाँ पे Is जो है वो हम देख सकते हैं कि I is going to be sum of Is and Ig, करेक्ट है। तो हम बोल सकेंगे यहाँ पे कि I is equal to Is plus Ig, so that we can just write this as Ig, Is is equal to I minus Ig, and hence if we put this value of Is here in this formula here, तो Is के बदले अगर हम डाल देंगे उसका वैल्यू I minus Ig into S, so that we can get this as S is equal to Ig upon I minus Ig into G. So this becomes the formula for finding the shunt resistance which is required for converting this galvanometer into an ammeter. तो गैलोमीटर का जो रेंज था पहले कितना था, Ig इतना था,
और उसके बाद जब वो एमीटर में कन्वर्ट हो गया तो उस समय उसका रेंज कितना बन गया, आई बन गया। तो आई जी रेंज वाले गैल्वेनोमीटर को आई रेंज वाले एमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमको ये शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, जिसका वैल्यू इस फॉर्मूला से हमको निकालना पड़ता है। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये हमने आज के लेक्चर में देखा। नेक्स्ट टाइम कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करने का, तो वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।